अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 के रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक अभी तक हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चौथा टॉपिक जो कि कैपेसिटर का है और साथ ही साथ पांचवा टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है उसे इस वीडियो के अंदर जो वो डिस्कस करेंगे। और हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो इस चैप्टर के रह जाएंगे, मतलब वो रेड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट बाद जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसका थोड़ा सा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आएगा कैपेसिटर के अंदर। और साथ ही साथ जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर वोल्टेज बोलो, ये सारे के सारे इसी के नाम हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आगे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे पास ये कैपेसिटर के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर भी आएगा और आगे रेजिस्टेंस के अंदर भी आएगा, ओम्स लॉ के अंदर भी आएगा और जितने आप न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के करोगे उन सब के अंदर इसका कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसे हम लोग डिटेल के अंदर नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये रेड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। और हम लोग यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो अगर ये रेड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है तो यकीनन आपके पेपर के अंदर भी जो है वो नहीं आएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। इसका जो हमने बैकग्राउंड है या फिर इसका अगर इंट्रोडक्शन देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर जो हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्टार्ट किया था, पोटेंशियल एनर्जी शायद चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ी थी हमने। तो उसके अंदर हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो थी वो हमने वहाँ पे डिस्कस की थी जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, और बाकी 2 टाइप जो है वो शायद हमने वहाँ पे जो है वो डिस्कस बताई कि मतलब उनके सिर्फ नाम जो है वहाँ पे देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास एनर्जी भी होती है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ये वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही हमारे पास यहाँ पे जो आई हुई है। पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी कि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड जब भी किया जाता है तो उसे हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड जब भी होता है तो उसे हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। और वही वर्क डन जो है वो उस बॉडी के अंदर, जिस बॉडी के ऊपर आप वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट द फील्ड, वो वर्क डन आपका एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या एग्जांपल ली थी कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है और आपके पास जो फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है जो इस तरह से नीचे की तरफ है। तो आप अगर इसके ऊपर वर्क डन करोगे अगेंस्ट द फील्ड इस ब्लॉक के ऊपर, तो इस ब्लॉक को इस तरह से ऊपर की तरफ अगर आप लेके जाओ तो इसका मतलब कि आपने इस ब्लॉक के ऊपर वर्क डन किया है। अब जो ये वाला वर्क डन है जो आपने इस ब्लॉक के ऊपर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने के लिए इसको, वही वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जब आप इसे यहाँ से छोड़ोगे तो ये खुद ब खुद नीचे आएगा, मतलब खुद ब खुद जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी सेम इसी तरह की है कि अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस डायरेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस डायरेक्शन के अंदर, कोई चार्ज हो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन के अंदर जो लगाया हुआ है उसने, और आप यहाँ पे किसी चार्ज के ऊपर वर्क डन करो, किसी चार्ज के ऊपर वर्क डन करो अगेंस्ट द फील्ड, मतलब इसे जो है वो यहाँ पे इस तरह से मूव करके यहाँ तक ले आओ, तो जो आपका वर्क डन होगा वो इसके अंदर एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर हो जाएगा। और फिर जब इसे जो है वो हम लोग छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद मूव करना स्टार्ट कर देगा। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, मतलब सिर्फ एक ओवरव्यू सा हम लोग ले रहे हैं। लाजमी तौर पे इस एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत नो हाउ जो आपके पास होगी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता क्या है या फिर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है कि ये चार्जेस को मूव करवाता है। जैसे हमारे पास बैटरी होती है तो उसके यहाँ पे 2 हमारे पास रीजन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, यानी कि इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर हमने पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया होता है। जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ और होगी, हाई होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो mgh की इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh की इक्वल होती है।
तो इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा हाइट पे जाओगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास इंक्रीज़ होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, हाई है, और यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लो है। तो मतलब यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लो है यानी कि कुछ और है, और यहाँ पे जो कुछ और है। तो इसका मतलब कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब पोटेंशियल का डिफरेंस कब यहाँ पे अगर मौजूद है तो आप जैसे ही छोड़ोगे इसको तो ये नीचे आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो आप एक कॉन्सेप्ट बनाओ अपना कि हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर या फिर हम लोग अगर इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है कि इसके साथ जो भी चीज़ यहाँ पे कनेक्ट होगी उसके अंदर जितने चार्जेस होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। वो फिर डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करके मतलब यहाँ से यूँ जाएंगे या फिर उल्टा यूँ मूव करेंगे। हम उसके अंदर नहीं जा रहे, वो सारी की सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है, इस टॉपिक के अंदर जो वो दी हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। तो अगर आपको पढ़नी हो तो पढ़ लेना खुद से कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने लेना है वो ये लेना है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दो आपके पास टर्मिनल्स के अंदर, तो जो आपके पास चार्जेस हैं वो इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर करंट जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका फार्मूला भी यहाँ पे लिख लो कि जो आपके पास वोल्टेज का फार्मूला होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है डेल्टा वी का, वो वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है कि जितना वर्क डन आपने चार्ज के ऊपर किया है उसको जो है वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाया है, वो एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो कि कैपेसिटर का है। और इसके अंदर वो आपको शुरू में क्या बता रहे हैं कि आप 2 मेटेलिक प्लेट लो, फिक्स करो 2 मेटेलिक प्लेट्स को, एक का नाम ए एक का नाम बी है, ऑन आइसोलेटेड स्टैंड्स। एक आइसोलेटेड स्टैंड्स बनाओ जैसे कि यहाँ पे फिगर के अंदर दिखाया हुआ है कि एक आपके पास स्टैंड ये, एक आपके पास स्टैंड ये, इनके ऊपर जो है वो आप 2 प्लेट्स ले लो, 2 प्लेट्स ले लो, एक का नाम जो है वो आप ए रखो, एक का नाम बी रखो। और ये जो है ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, आइसोलेटेड स्टैंड्स हैं, मतलब 2 अलग अलग स्टैंड्स हैं। तो इसके ऊपर आपने जो है वो 2 इस तरह की प्लेट्स रख ली, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। फिगर के अंदर भी आपको दिखाया हुआ है। चार्ज मेटेलिक प्लेट ए पॉजिटिवली इन स्मॉल स्टेप्स। अब आप क्या करो कि इस वाली आपके पास जो प्लेट है, प्लेट ए, इसको चार्ज करना स्टार्ट करो, पॉजिटिवली चार्ज करना स्टार्ट करो। और ये जो टॉपिक है ये आपके पास शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर या फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास मौजूद था, लेकिन ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो बस इसका जो है वो जो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई हम लोग उतनी सी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट बनाने के ऊपर नहीं जा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसको आप जो है वो चार्ज करो, पॉजिटिवली चार्ज करो आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल स्टेप्स के अंदर। और वो किस तरह से करना है वो भी आपको जो है वो नीचे इन्होंने बताया हुआ है। दिस कैन बी डन बाय रबिंग अ ग्लास रॉड अगेंस्ट सिल्क क्लोथ एंड देन टचिंग इट विद द प्लेट। ये जो चीज़ है मतलब इसको पॉजिटिवली चार्ज आप कैसे कर सकते हो कि जो इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकाल दो, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो निकाल के बाहर आप जो है वो इस तरह से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकाल सकते हो कि आप जो है वो एक गिलास का रोड लो और उसे सिल्क के क्लॉथ से, मतलब सिल्क के कपड़े से आप उसे रब करो, गिलास के रोड को सिल्क के कपड़े से जो है रब करो। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो गिलास के आपके पास एटम्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के कपड़े के अंदर चले जाते हैं, सिल्क के कपड़े के अंदर जाते हैं। और जब आप इस गिलास के रॉड को इस प्लेट के ऊपर रब करोगे तो ये जो ग्लास का रॉड है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, आपने सिल्क का एक कपड़ा लिया, इसके ऊपर रब किया, तो वो सिल्क का क्लॉथ क्या करेगा कि इसके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके एटम्स के, गिलास के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसे जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, तो इसे पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। अब इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जब आप इस न्यूट्रल प्लेट के ऊपर इस गिलास रॉड को रब करोगे तो ये जो आपके पास गिलास का रॉड है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए होंगे सिल्क के क्लॉथ के अंदर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से खींच लेगा। फिर दोबारा से आप सिल्क का क्लॉथ जो इसके ऊपर रगड़ो या फिर रब करो, इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, फिर इसके ऊपर मारो। तो मतलब स्मॉल स्टेप्स इसी तरह से करते रहो करते रहो करते रहो तो ये आपके पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप जो है चार्ज कर सकते हो इसको। दिस प्रोसेस मे बी रिपीटेड मैनी टाइम्स टू एनहेंस द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द प्लेट। ये प्रोसेस जो आपको काफ़ी बार मतलब रिपीट करना पड़ेगा ताकि एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपके पास प्लेट के ऊपर जमा हो जाए। दिस इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल। और इससे क्या होगा कि इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे।
इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट दिस प्रोसेस कैन नॉट बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली। ये ध्यान में रखना लाजमी है कि ये वाला जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने का या फिर इसे चार्ज करने का, वो डेफिनेटली मतलब आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे या फिर हमेशा नहीं कर पाओगे। आफ्टर अ वाइल द प्लेट ए कैन नॉट बी चार्ज एनी मोर। कुछ देर के बाद क्या होगा कि जो आपके पास प्लेट ए है उसे जो है वो मज़ीद ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाएगी। उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, तो आप ज़्यादा उसको जो है वो चार्ज नहीं कर पाओगे। मतलब उसकी एक लिमिट होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो निकल गए तो आप बल्ले उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव वाला रॉड मारते रहो, इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो वो कैसे चार्ज होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपके पास जो है एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद जो है वो आप ये वाला प्रोसेस दोबारा मतलब कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो अब क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज टू द प्लेट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो हमने वर्क डन किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाया है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को जो रिमूव करवाया है, ये जो हमने वर्क डन किया है, ये वाला जो वर्क डन है हमारा, ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस वाली प्लेट के अंदर, प्लेट ए के ऊपर। ये क्या हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस प्लेट के ऊपर। The other plate will have a negative charge induced on it and these positive and negative charges hold each other. अब क्या होगा कि ये जो आपके पास चार्ज, ये जो आपके पास प्लेट बी है, इसके ऊपर खुद ब खुद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके ऊपर। चूँकि ये वाली चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, अब ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो ये क्या करेगी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। और इंडक्शन का जो टॉपिक है वो पीछे, तभी इसकी ये जो है इसकी इतनी डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जा सकते कि ये किस तरह से जो है वो यहाँ पे इंड्यूस हुआ। बस आपने जो है वो ये सीखना है, क्योंकि हमने पीछे टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए इतना ज़्यादा आपको जो समझ में नहीं आ सकता कि ये इंड्यूस किस तरह से हुआ है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये कि ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये इस वाली प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ जो खींचने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर इंड्यूस हो जाएगा। और फिर ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं या फिर यहाँ पे जो मौजूद हैं, ये एक दूसरे को जो होल्ड करके रखेंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होंगे। द सिस्टम ऑफ दीज टू प्लेट्स इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। ये जो हमारे पास सिस्टम होता है ये दो प्लेट्स का, कि एक प्लेट के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इस सिस्टम को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। मतलब ये कैपेसिटर का अंदर का जो है वो इन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है, या फिर अंदर जो कैपेसिटर की चीज़ होती है वो इस तरह से होती है, या फिर इस चीज़ को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज, इट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका काम क्या होता है कि हम लोग इसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर चार्जेस को स्टोर करने के लिए। द कैपेसिटर शोन इन द फिगर, इस वाली फिगर के अंदर जो कैपेसिटर शो किया गया है इसे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। एज द चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द पैरेलल प्लेट, क्योंकि जो चार्ज स्टोर हुआ है वो इन पैरेलल प्लेट्स के ऊपर हुआ है, तो तभी इसका नाम जो है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या फिर इसी जो है हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अ कैपेसिटर कैन बी ऑफ अदर शेप्स एज वेल। कैपेसिटर जो है वो दूसरी शेप्स के भी हो सकते हैं। इफ़ एन इंसुलेटर सच एज ग्लास, मीका एक्सेट्रा इज़ इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, अगर यहाँ पे जो है वो आप इन प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम डाल दो, जैसे कि गिलास का कोई मटेरियल डाल दो, मीका का कोई मटेरियल डाल दो, या इसी तरह का कोई आप जो इंसुलेटर लगा दो, तो आपके पास जो है वो कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इस कैपेसिटर की जो आगे बताया हुआ है कि इज़ इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, इट्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीजेस। इसकी जो कैपेसिटी है इस प्लेट के ऊपर चार्ज को स्टोर करने की वो बढ़ जाएगी। तो ये एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है कैपेसिटर की कैपेसिटी के ऊपर कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स में से आ सकता है कि जो मीडियम होता है हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, वो इसकी कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। अगर आप मीडियम को चेंज करोगे तो हमारे पास जो कैपेसिटी होगी इस कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की वो ऑल्टर करेगी, या फिर वो जो वो इंक्रीज़ कर जाएगी। Experimentally also have been established the facts that increase in the area of the plates of the capacitor or the reduction in the distance between them also enhances its capacity to store charges. एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से ये भी पता लगा है, मतलब दो फैक्टर्स इन्होंने आपको और दे दिए मज़ीद, कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे इन प्लेट्स का एरिया बढ़ाओगे, मतलब बड़ी आप जो प्लेट्स लगाओगे, तो आपके पास जो कैपेसिटी है वो
बढ़ेगी, मतलब वो भी इन्हांस होगी, वो इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और दूसरा कि इसके अंदर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी जो मैटर करता है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की जो है वो कैपेसिटी होगी, और आपके पास जो है वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम चार्ज स्टोर करने की जो है कैपेसिटी होगी। मतलब 3 चीज़ें जो हैं या फिर 3 फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास डिपेंड करते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर के ऊपर। पहला क्या है, मीडियम, पहला मीडियम है, और दूसरा जो है वो आपके पास एरिया है ऑफ द प्लेट्स, और आपके पास तीसरा जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स। और ये फैक्टर्स जो आपको गाइड बुक के अंदर मिल जाएंगे। मतलब इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है कि आप कैपेसिटर को डिफ़ाइन करो। कैपेसिटर को डिफ़ाइन करना हो तो आपके पास जो यहाँ पे कैपेसिटर की डेफिनेशन भी कहीं पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी या फिर गाइड से भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे कहीं पे जो है वो यहाँ पे लिखी होगी कैपेसिटर की डेफिनेशन, कि कैपेसिटर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए चार्जेस को। तो बस ये कैपेसिटर की डेफिनेशन है, कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं। कैपेसिटर इज़ यूज टू स्टोर द चार्जेस। और फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके, ये वाले सारे के सारे, और वो काम किस तरह से कर रहे होते हैं वो पूरे का पूरा जो है हमने यहाँ पे इसकी वर्किंग पढ़ ली है। अब द स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ कैपेसिटर कैन बी यूटिलाइज्ड अकॉर्डिंगली या फिर अकॉर्डिंग टू द नीड। ये जो हमारे पास चार्ज स्टोर हुआ है इसकी प्लेट्स के ऊपर, इसे हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे हमें जो ज़रूरत होगी, मतलब जिस तरह की ज़रूरत होगी उस तरह से जो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, मतलब ये काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो तकरीबन सभी बड़े बड़े जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, सब के अंदर इस्तेमाल होता है ये। आपने मदरबोर्ड के अंदर देखा होगा जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे होते हैं इसके अंदर, ब्लैक कलर के, इस तरह के ड्रम टाइप का जो बना होता है, इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर भी होता है ये, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर भी होता है। जैसे हमारे पास पंखे के अंदर जो हम लोग कैपेसिटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं फिर लगाते हैं, तो वो आपने देखा होगा, वो हमारे पास ये कैपेसिटर ही होता है। और इनका बेसिक काम क्या होता है, ये बेसिक पर्पस क्या होता है यूज़ करने का, हम लोग चार्जेस को जो है वो स्टोर करते हैं इसके अंदर, और एक कॉन्टीन्यूस फ्लो जो है वो हमें मिलता है करंट का। मतलब ये कि अगर इसको समझेंगे कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो इसको इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास ये एक पाइप है और इसके आगे जो है वो हमारे पास एक नल का लगा हुआ है, मतलब ये नल की है, और यहाँ से जो है आपके पास पानी का फ़्लो आ रहा है, पानी का फ़्लो आ रहा है। और यहाँ से जो आप मुँह हाथ धो रहे हो या फिर कुछ भी है, पानी जो है इसके अंदर आप किसी चीज़ के अंदर जो भर रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो अपना, यहाँ से जो है पानी आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास पानी के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर किसी सोर्स से पानी आ रहा है तो यहाँ पे जो कभी पानी का फ़्लो कम होगा, कभी जो है वो ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, क्योंकि पीछे से जो हमारे पास काफ़ी दूर से पानी आ रहा होता है, तो फ़्लो जो है वो कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। तो इससे जो है यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा कि पानी कभी थोड़ी देर बाद जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती हैं, इन तक जो करंट पहुँचता है सोर्स से, वो भी हमारे पास जो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कभी कम अमाउंट में आता है, कभी जो ज़्यादा अमाउंट में आता है, कभी कम अमाउंट में आता है, कभी ज़्यादा अमाउंट में आता है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, इनको कॉन्टीन्यूस फ्लो के अंदर करंट चाहिए होता है, ना कम या ज़्यादा, मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी से जो है चाहिए होता है इलेक्ट्रिक करंट, कि कॉन्स्टेंटली जो है ये फ़्लो करे, मतलब कम ज़्यादा ना हो। फ्लक्चुएशंस आएंगी तो हमारे पास जो अप्लायंसेस है वो ख़राब हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस पानी के फ़्लो की अगर एग्जांपल लें, तो इसे हम लोग अगर सही करना चाह रहे हैं, मतलब ये कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ से बेहतर है, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो है वो एक टैंक बना दें, एक स्टोरेज बना दें। तो क्या होगा कि पहले यहाँ से पानी आएगा और इसके अंदर जमा होता जाएगा, इस टैंक के अंदर जो जमा होता जाएगा। अब इस टैंक के अंदर जब जमा हो जाएगा पानी यहाँ तक, मतलब फ़र्ज़ करो कि पानी जो है वो यहाँ तक जमा हो गया, तो यहाँ से जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है यहाँ पे फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एक कांस्टेंट फ़्लो से यहाँ पे जो है बहना लग जाएगा। अब अगर यहाँ से फ्लक्चुएशन आ भी रही हैं तो वो इसके अंदर स्टोर हो रही हैं, यहाँ पे आपको इतना नहीं पता लगेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट फ़्लो से आएगा पानी। जितनी भी फ्लक्चुएशन है वो यहाँ पे जो है वो आपके पास, क्योंकि आपने टैंक लगा दिया, तो अब जो है वो पहले टैंक के अंदर भरता रहेगा, और फिर जो है यहाँ से एक कॉन्टीन्यूस फ़्लो से आपके पास पानी जो है आगे जाएगा। तो कैपेसिटर भी यही काम करता है कि आपके पास जो करंट है
वो फ्लक्चुएट जब कर रहा होता है आपके पास, तो जब आप कैपेसिटर लगाते हो तो ये चार्ज को स्टोर कर देता है, और चार्ज को स्टोर करने के बाद जो है वो एक कांस्टेंट फ्लो से आगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर फेंकता है, और उसकी वजह से जो आपके पास मतलब एक स्टेडी अमाउंट या फिर एक कांस्टेंट फ्लो के साथ जो है वो करंट या फिर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अप्लायंस तक जाते हैं। तो हमारे पास ये एज अ टैंक, मतलब यहाँ पे जो टैंक काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर हमारे पास कैपेसिटर काम करते हैं, यानी कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा देर तक ये चार्ज को स्टोर नहीं करता, स्टोर करता है और फिर आगे जो है मतलब इस तरह से आगे फेंक देता है, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर फेंक देता है। तो ये इसका जो है वो एक इस्तेमाल है, ये फिर इस तरह से जो इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कि एक फार्मूला भी यहाँ पे बनेगा इसी वाले चीज़ के अंदर, यूनिट ऑफ अ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर के अंदर। तो इसे भी पढ़ते हैं कि व्हेन चार्ज क्यू इज़ ट्रांसफर्ड ऑन वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कि जब हमारे पास चार्ज क्यू ट्रांसफ़र हुआ एक प्लेट के ऊपर इस कैपेसिटर की, द पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द प्लेट्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्या हुआ कि हमारे पास ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक जो है वो आपके पास ज़्यादा हो रही है तो दूसरे वाले की कम होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे जो है वो एक पोटेंशियल का डिफरेंस जो है या फिर वोल्टेज जो है वो डेवलप हो जाएंगे। In other words, the charge Q on the plate of a capacitor is directly proportional to the electric potential difference between them. दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होगा, जितना चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होगा वो डिपेंड करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके दरमियान वो कितना है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप इन दोनों प्लेट्स के दरमियान दोगे उतना ही ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा। इसका मतलब क्या कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज विच इज़ बीइंग स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर या फिर वोल्टेज के ऊपर। जितना ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा चार्ज जो आपके पास इस इन प्लेट्स के ऊपर कैपेसिटर की स्टोर होगा। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब हमें पता है कि ये कांस्टेंट का जब हमारे पास ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और इज इक्वल टू आता है, तो ये इज इक्वल टू है और साथ में जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो C आएगा और साथ में Q। यहाँ पे जो ये C है इसे हम लोग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं और ये कांस्टेंट है और इसे हम लोग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, जो कि आगे जो है उन्होंने बताया होगा कि C एक कांस्टेंट है और आपके पास जो नाम है इसका वो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर है। तो यहाँ पे वही चीज़ की हुई इन्होंने जो हमने वहाँ पे की कि Q जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, कि जितना ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा जो है वो चार्ज स्टोर होगा प्लेट्स के ऊपर, और इज इक्वल इस प्रोपोर्शनल के साइन को उठाया तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आया। यहाँ पे जो C है वो एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है तीन चीज़ों के ऊपर। एक एरिया ऑफ द प्लेट, वही जो फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे, एरिया ऑफ द प्लेट, सबसे पहला एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस, ये वाले फैक्टर्स हैं, और साथ ही साथ जो है वो आपके पास मीडियम बिटवीन देम, कि इन प्लेट्स के दरमियान मीडियम कितना है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू जो है वो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए जो बताई जाती है, फिर इन तीनों चीज़ों से जो वो ऑल्टर होती है, फिर चेंज होती है। दी कॉन्स्टेंट C इज़ कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इस कॉन्स्टेंट को हम लोग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू V या सब्सटीट्यूटिंग V विद 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे जो ये बताया हुआ है कि अगर हमारे पास जो वोल्टेज है अगर 1 हो और जो आपके पास Q है, अगर वोल्टेज जो है 1 हो तो Q जो है वो इक्वल आ जाएगा C के। अगर V की वैल्यू अगर हम लोग 1 कर दें, V की वैल्यू अगर हम लोग 1 कर दें इसके अंदर, V इज इक्वल्स टू Q और C, उल्टा लिख दिया, हाँ सही है। अगर बोल रहे हैं कि आपके पास Q इज इक्वल्स टू C V है, Q इज इक्वल्स टू C और V है, और यहाँ पे हमने जो है उल्टा कर दिया, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था और हमारे पास इस तरह से Q इज इक्वल्स टू C V, ये फार्मूला है। और बोल रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे V की वैल्यू 1 कर दें, अगर हमारे पास 1 वोल्ट हो, मतलब आपके पास जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हो या फिर वोल्टेज की वैल्यू हो वो 1 वोल्ट की हो, तो क्या होगा कि आपके पास Q जो वो इक्वल आ जाएगा C के। मतलब जितनी कैपेसिटी होगी इस कैपेसिटर की उतना ही चार्ज ये स्टोर करेगा। अगर 1 वोल्ट
का पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो इसके इस प्लेट्स के दरमियान, तो जितनी कैपेसिटी होगी इस कैपेसिटर की ये उतना ही चार्ज स्टोर करेगा। ये बात यहाँ पे जो है उन्होंने बताई हुई है। इट इम्प्लाइज दैट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 1 वोल्ट देन क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स इज इक्वल टू द इट्स कैपेसिटी। अगर 1 वोल्ट हो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो चार्ज ये स्टोर करेगा प्लेट्स के ऊपर वो इक्वल होगा इसकी कैपेसिटी के, मतलब पूरी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही चार्ज जो ये स्टोर करेगा अपने प्लेट्स के ऊपर, अगर वोल्टेज की वैल्यू जो है 1 हो तो। इसके बाद द यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ फैराड। कैपेसिटी की जो यूनिट है, ये जो हमारे पास सी है यहाँ पे, कैपेसिटी जो है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं या फिर कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। इसकी जो यूनिट है वो आपके पास फैराड है, फैराड। और ये बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब फैराड के कैपेसिटर जो हैं वो 1 फैराड के जो कैपेसिटर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। फैराड जो है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू है। और 1 फैराड को भी इन्होंने जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर इस फार्मूले को ही हम लोग चेंज करें थोड़ा सा, यानी कि इस v को यहाँ ले आएँ तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V बन जाएगा। और 1 फैराड की वैल्यू कब आएगी कि जब आपके पास 1 कूलम का चार्ज की यूनिट जो वो कूलम, तो 1 कूलम का चार्ज हो और 1 वोल्ट का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कैपेसिटी की वो 1 फैराड आएगी। नीचे 1 ऊपर 1, और कैपेसिटी की जो वैल्यू आएगी वो 1 फैराड आएगी, 1 फैराड। तो मतलब 1 कूलम का अगर चार्ज हो रही, कूलम कितना बड़ा होता है ये भी हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर 1 वोल्टेज हो तो हमारा 1 पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट हो, तो हमारे पास जो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद या फिर जो कैपेसिटी आएगी उसकी यूनिट 1 फैराड आएगी, मतलब 1 फैराड जो है वो होगा। और ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। इस तरह का इतनी बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटर जो है वो हम लोग आम लाइफ के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। नीचे इन्होंने बताया हुआ है कुछ मज़ीद यूनिट्स दी हुई हैं, स्मॉल फ्रैक्शन या फिर स्मॉल जो है वो आपको यूनिट्स दी हुई हैं जो कि यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। आप पंखे से अगर कैपेसिटर निकले तो आप उसके ऊपर देखना, आपको लिखा हुआ मिलेगा 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, या फिर अगर छोटे छोटे कैपेसिटर देखोगे तो वो शायद पिकोफैराड के अंदर भी होंगे, जो कि यहाँ पे हमें जो बताया हुआ है इन्होंने। 1 माइक्रोफैराड ये उसी तरह जिस तरह हमने कूलम को देखा था, अगर यूँ लिखा हुआ आपको मिले तो ये होता है एक्सपोनेंट माइनस का 6 फैराड, एक्सपोनेंट माइनस का 6 फैराड, और इसको इस तरह से पढ़ते हैं 1 माइक्रोफैराड। और अगर यूँ लिखा हो कि 1 माइक्रोफैराड, तो इसका मतलब कि ये आपके पास जो है एक्सपोनेंट माइनस का 12 फैराड होता है, और इसको हम लोग 1 पिको फैराड भी पढ़ सकते हो आप, और 1 माइक्रो फैराड भी पढ़ सकते हो। 1 पिको फैराड पढ़ो, और इसको जो लिखने का तरीका वो यूँ है, या फिर इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं कि 1 माइक्रो फैराड। तो बस ये हमारे पास जो है वो कैपेसिटर है। फिर इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, ये भी देख लेते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि छोटा सा टॉपिक है, और उसकी भी एक एग्जांपल है, उसको भी जो देख लेते हैं, और इस वीडियो को जो फिर ख़त्म करेंगे। तो एग्जांपल के अंदर क्या बता रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 750 वोल्ट। वोल्टेज की जो वैल्यू दी हुई है आपको वो 750 वोल्ट दी हुई है। V की वैल्यू 750 वोल्ट है। इफ़ ऑन ईच प्लेट देयर इज़ अ चार्ज ऑफ 0.006 कूलम, अगर चार्ज की जो वैल्यू है वो आपके पास 0.006 कूलम है हर प्लेट के ऊपर, तो आप जो है वो फाइंड करके बताओ कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर यानी कि C की वैल्यू फाइंड करके बताओ। जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 प्लेट्स के दरमियान वो कितना है 750 वोल्ट, और इस आपके पास प्लेट्स के ऊपर जितना चार्ज है वो कितना है 0.006 कूलम, और आपसे पूछा क्या जा रहा है आप कैपेसिटी कैलकुलेट करके बताओ। तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या है, या फिर बेसिक फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू आपके पास CV, यहाँ से C की वैल्यू निकालो जो कि किसके इक्वल आएगी Q अपॉन V के। Q की वैल्यू 0.006 और डिवाइडेड बाय 750, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, यानी कि कुछ इस तरह की वैल्यू आपको जो है वो लिखी हुई मिलेगी कि 8 एक्सपोनेंट माइनस का 6 फैराड। और आप इसको जो है वो यूँ लिख सकते हो कि 8 माइक्रोफैराड, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि माइक्रोफैराड जो है एक्सपोनेंट माइनस का 6 फैराड के इक्वल होता है। तो 8 माइक्रोफैराड ये आपके पास जो है वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करके जो आप लोग देख लेना। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो कि आज की वीडियो का जो है आखिरी हमारे पास टॉपिक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है?
ये बेसिकली हमारे पास सेम एज इट इज़ होती है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, और वो क्या है वो भी हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं। व्हेन अ सोर्स of electrical energy such as cell is connected to electric circuit, it produces a current which passes through all the components in the circuit and itself। तो बोलने की जैसे जब आपके पास जो है वो एक सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जैसे कि सेल, आपने सेल देखा होगा, तो जब आप एक सेल को कनेक्ट करते हो एक सर्किट के साथ और यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ है या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगी हुई है यहाँ पे भी लगी हुई है सर्किट के अंदर, तो आपने जैसे ही इस सेल को इसके साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा कि ये सेल, क्योंकि इसके एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं इस सर्किट के अंदर। मतलब इस सर्किट के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई, जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या फिर आपके पास जो है वो बल्ब वगैरह या जितनी भी अप्लायंसेस लगी हुई हैं उनमें से भी मूव करेगा, और साथ ही साथ इस सेल के अंदर से भी मूव करेगा, यूँ कॉन्टीन्यूसली, यूँ जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये प्रोड्यूस करता है करंट जो कि पास होता है सारे कंपोनेंट्स के अंदर से जितने भी हमारे पास सर्किट के अंदर मौजूद है, और साथ ही साथ सेल के अंदर से भी, मतलब सेल के खुद अपने अंदर से भी जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से या फिर करंट जो मूव कर रहा होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द चार्ज अराउंड द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो इस तमाम के तमाम चार्जेस को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करने के लिए पूरे के पूरे सर्किट में से, उन्हें उस एनर्जी को जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव द चार्ज अराउंड द सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड हो इन इलेक्ट्रॉन्स को या फिर इन चार्जेस को किसी सर्किट के अंदर ड्राइव करने के लिए, किसी सर्किट के अंदर मूव करवाने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। एंड इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड टू ईच यूनिट ऑफ अ चार्ज। ईच यूनिट ऑफ अ चार्ज मतलब हर आपके पास जो चार्ज की बेसिक अगर यूनिट आप ले रहे हो, अगर एक कूलम ले रहे हो, तो एक कूलम चार्ज को ड्राइव करने के लिए किसी सर्किट के अंदर से कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो एक ही बात है, कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है या फिर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को, उस वर्क डन को हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड टू ईच यूनिट चार्ज, किस लिए, ड्राइव करने के लिए उसको सर्किट के अंदर से, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। द यूनिट ऑफ EMF इज़ वोल्ट। इसकी जो आपके पास यूनिट है वो वोल्ट है, सेम उसी तरह जिस तरह आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो भी वोल्ट है। तभी शुरू में जो है वो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है ये तकरीबन सेम ही है, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है जो यहाँ पे नीचे इन्होंने बताया होगा। अच्छा, EMF का जो फार्मूला है वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाई चार्ज। EMF का जो फार्मूला है वो एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय चार्ज। एनर्जी को हम वर्क डन भी बोल सकते हैं, वर्क डन बोलो एनर्जी बोलो एक ही बात है। तो EMF का जो फार्मूला है वो क्या है असल में, EMF इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सेम उसी तरह जिस तरह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब ये दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। डिफरेंस इनके अंदर जो वो थोड़ा सा जो कि यहाँ पे बताया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज दैट अ सोर्स ऑफ EMF इन अ सर्किट डज वर्क ऑन द मूविंग चार्जेस। कि जो हमारे पास EMF होती है किसी सोर्स के अंदर, वो क्या करती है कि वर्क करती है ऑन मूविंग चार्जेस को मूव करवाने के लिए उनके ऊपर जो वर्क कर रही होती है। यानी कि हमारे पास जो EMF वाली एनर्जी होती है, ये फिर ये जो वर्क होता है ये वो वाला वर्क होता है कि जो वर्क कर रहा होता है मूविंग चार्जेस के ऊपर, चार्जेस को मूव करवाने के लिए। ये फिर सप्लाइज एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी सप्लाई करता है कि जिस एनर्जी की वजह से, ये फिर जिस वर्क की वजह से हमारे पास जो चार्जेस हैं वो सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं, ये वो वाला वर्क डन है कि जो हमारे पास चार्जेस को मूव करवा रहा है सर्किट के अंदर। या फिर इसको सप्लाइज एनर्जी भी हम लोग जो बोल सकते हैं, मतलब ये सप्लायर ऑफ एनर्जी होता है, या फिर इसी की एनर्जी की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे होते हैं। वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस रेफर टू द वर्क डन बाय द चार्जेस, जबकि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन होता है या फिर वो एनर्जी होती है बाय द चार्जेस,
चार्जेस जो वर्क डन कर रहे हैं, चार्जेस जो एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे आगे एक्सपेंड भी लिखा हुआ है, एक्सपेंड एनर्जी, कि जो चार्जेस एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे हैं, जब हमारे पास चार्जेस मूव होंगे इन आपके पास जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगी हुई हैं, जब इनमें से वो मूव होंगे तो लाजमी सी बात है जो हमारे पास अप्लायंसेज है वो चार्जेस को इस्तेमाल करेंगी, यानी कि उनमें से जो है वो उसकी जो एनर्जी है वो ले लेंगे या फिर उनको जो इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस हैं वो अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करेंगे या फिर चार्जेस जो है वो वर्क डन करेंगे। तो चार्जेस जो वर्क डन कर रहे होते हैं या फिर जो एक्सपेंड कर रहे होते हैं उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ईएमएफ क्या है कि ईएमएफ वर्क डन करवाता है चीज़ों को मूव करवाने के लिए या फिर चार्जेस को मूव करवाने के लिए, यानी कि वो सप्लाई करता है एनर्जी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास वो वर्क डन होता है कि जो चार्जेस कर रहे होते हैं मूव, जब वो कर रहे होते हैं अपने पास डिफरेंट कंपोनेंट्स में से किसी सर्किट के अंदर, तो चार्जेस जो वर्क डन कर रहे हैं उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इन पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, मतलब वो वाला वर्क डन कि जो हमारे पास चार्जेस जो हैं वो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इन पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, कि जितनी भी रेजिस्टेंस लगाई हुई है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगाए हैं वो सारे के सारे एक रेजिस्टेंस ही होते हैं। चार्ज के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, चार्ज को उसके अंदर से भी मूव करना पड़ता है। तो वो एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे बताया हुआ है कि उनके अंदर से जब हमारे पास चार्जेस मूव करते हैं तो वहाँ पे वो वर्क डन करते हैं। तो उस वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने इतनी डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा हुआ, तभी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन आप जो है वो इसे अभी फ़िलहाल याद कर लो पेपरों के लिए। हम जब इसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को तो फिर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। अभी हम लोग इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जा रहे, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे। थोड़ा सा सिर्फ जो है वो इस तरह का पढ़ लें कि आपको याद रह जाए और आप जो वो पेपरों के अंदर जो ये सारी चीज़ें लिख लो। इसकी भी एक एग्जांपल है। एग्जांपल इस तरह की है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है दो पॉइंट्स के दरमियान वो कितना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के दरमियान पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपने कैलकुलेट करना है। इफ़ इट रिक्वायर्स 9 एक्सपोनेंट माइनस का 4 जूल ऑफ एनर्जी या फिर ऑफ एक्सटर्नल वर्क, आपको अगर इतना 9 एक्सपोनेंट माइनस का 4 जूल का एक्सटर्नल वर्क करना हो किसी चार्ज को मूव करने के लिए ऑफ प्लस का 5 माइक्रो कूलम, मतलब ये जो चार्ज की वैल्यू दी हुई है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, अगर आपको मूव करना हो 5 माइक्रो कूलम का चार्ज और उसके लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड हो वो 9 एक्सपोनेंट माइनस का 4 जूल हो, तो बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी आपके पास क्या बोला हुआ है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी और इनके दरमियान आप बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर हमारे पास क्यू की जो वैल्यू है वो 5 माइक्रो कूलम है और जो आपके पास वर्क डन की वैल्यू है, यानी कि इस 5 माइक्रो कूलम के चार्ज को एक पॉइंट ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड है वो कितना है 9 एक्सपोनेंट माइनस का 4 जूल। तो बताओ कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वर्क डन ये जो चार्ज है ये माइक्रो कूलम के अंदर दिया हुआ है, तो इसे हम लोगों ने हमें जो है वो कूलम के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं, 5 माइक्रो की जगह पे एक्सपोनेंट माइनस का 6 और साथ में कूलम। तो बस इसका फार्मूला लगाओ जो कि वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है और ऊपर जो है वो रखो 9 एक्सपोनेंट माइनस का 4 और नीचे जो आप रखो 5 एक्सपोनेंट आपके पास माइनस का 6 और इनको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो जो आंसर आ रहा है वो आपके पास या तो इस तरह से आएगा 1.8 एक्सपोनेंट 2 और जूल पर कूलम जो आपके पास वोल्ट्स ही होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो वोल्ट्स है, या तो इस तरह से आएगा। और इसको आप जो है वो नॉर्मल यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो। ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर लिखोगे तो क्या ये वाला जो पॉइंट है 2 जम खा के आगे चला जाएगा, यानी कि 180। तो 180 वोल्ट्स डेल्टा वी जो है वो आपके पास 180 वोल्ट्स आया है। और यही जो है वो यहाँ पे बताया हुआ होगा इन्होंने कि 1.8 एक्सपोनेंट 2 जूल्स पर कूलम। जूल पर कूलम जो होता है वो वोल्ट के बराबर होता है, या फिर इसे जो आप लोग 180 वोल्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसे जब आप लोग चेंज करोगे 1.8 एक्सपोनेंट 2 को, तो जब ये डेसिमल
हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये 2 जम खा के आगे जाएगा तो 180 आएगा, तो 180 वोल्ट्स। तो ये भी आपके पास जो है वो पोटेंशियल, ये आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो उन्होंने के एग्जांपल के अंदर कैलकुलेट करने के लिए बताई हुई थी। अब इसे आप लोग जो है वो मतलब ये तो आपने कर लिया, पढ़ लिया, अब इससे तैयार कैसे करो, मतलब इसके अंदर से सवालात कैसे बनाओ, ये भी जो है वो कन्फ्यूजन शायद आप लोगों को जो है वो हो रही हो कि पढ़ तो लिया हमने, अब इसके अंदर जो है हम लोग इसको याद कैसे करें या इसमें से सवालात कैसे बनाएं। तो जितना भी पढ़ा है आप गाइड बुक के अंदर देखो सवालात इसमें से कौन कौन से बन रहे हैं, और उन सवालात को जो है वो आप लोग याद करो। 1 मिनट, गाइड जो है वो यहाँ पे ले आते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कितने कितने सवालात जो हैं बन रहे हैं। जी तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से आप जो है वो देख सकते हो कि कितने सवालात, ये क्या क्या चीज़ें जो आप लोग याद कर सकते हो, मतलब आपको याद होगा कि हमने क्या क्या जो है वो पढ़ा हुआ है। तो ये तो नहीं पढ़ा, ना ही हमारे टॉपिक के अंदर था इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर पढ़ा है। तो ये आपका जो सवाल होगा, इसे जो आपने याद करना है इंसुलेटर और कंडक्टर को, कूलम्स लॉ याद करना है गाइड के अंदर से, सारा जहाँ तक भी जा रहा है इसकी डेरिवेशन वगैरह जो भी है, यहाँ तक जितनी भी जा रही है ये याद करनी है। डिफाइन चार्ज एंड राइट इट्स SI यूनिट, चार्ज की डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी तो आप जो इसे नहीं याद करो, चार्ज जो हमने शायद नहीं पढ़ा हुआ, या फिर चार्ज जो है वो देखना पड़ेगा कि पढ़ा है हमने या नहीं पढ़ा। 1 मिनट, चार्ज जो है वो कहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो नहीं आया था। यूनिट ऑफ चार्ज हाँ पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो चार्ज शायद आया होगा। तो चार्ज भी आपने याद करना है, जो कि हमने कहीं यहाँ पे पढ़ा होगा, यहाँ पे पढ़ा होगा और यहाँ पे पढ़ा होगा, या फिर कॉन्सेप्ट जो है उसका पढ़ा हुआ होगा और इसके अंदर भी जो आया होगा। तो ये भी आपका जो है वो इंक्लूडेड है, यानी कि ये भी आप जो है याद कर लेना। चार्ज याद कर लो और इसकी जो है SI यूनिट याद कर लो, और इसकी जो ये अच्छा ये वाला जो है हमने डिस्कस किया हुआ है तो सही है, तो यहाँ पे जो है ये आपके पास आया हुआ होगा। अब इसके बाद आपके पास जो है वो राइट द फैक्टर्स ऑन विच कूलम्स लॉ डिपेंड, तो ये भी आपको जो याद करना है, ये भी कूलम्स लॉ के अंदर ही हमने पढ़े हुए होंगे। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो आपने याद करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ ली। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी हमने कल पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी आपने याद करना है। इसके अलावा आपके पास हाँ यहाँ तक जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ तक जा रहा है तो ये भी आपने याद करना है। ऑन व्हाट फैक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड, तो ये भी आपने याद करना है, ये भी जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नहीं है आपका टॉपिक, तो ये आपने जो है वो नहीं याद करना, इसको छोड़ दो। इसके अलावा ये जो गोल्ड लीफ वाला आपके पास एक्सपेरिमेंट है इसको भी छोड़ दो। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है इसे भी छोड़ दो, हमारे टॉपिक के अंदर नहीं है। ये याद करना है कैपेसिटर का, कैपेसिटर वाला सवाल जो है याद करना है, अभी हमने जो डिस्कस किया इसकी वर्किंग भी याद करनी है। यहाँ पे कैपेसिटर की डेफिनेशन, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, ये सारी अभी अभी पढ़ी है हमने। इसके अलावा डिफाइन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये भी अभी अभी पढ़ी है हमने, और इसका जो फार्मूला वगैरह ड्राइव हुआ पूरे का पूरा यहाँ पे, ये सारे का सारा जहाँ तक भी जा रहा है आगे तक ये आपने पूरा पढ़ना है। और इसके अलावा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी आपने याद करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी आपने याद करना है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका टॉपिक तो नहीं था, लेकिन चूँकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहा है और इसी टॉपिक के अंदर ही आ रहा है, इसी टॉपिक के अंदर ही आ रहा है, यहाँ पे हमने जो भी क्योंकि पढ़ भी लिया ये डिफरेंस वाला, तो इसलिए ये भी आपने जो है वो याद करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और बस अभी तक जो हमने यहीं तक किया है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक सेल है तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो हमारे पास हमारे शायद इंक्लूड नहीं है रेडियो सिलेबस के अंदर। तो अच्छे खासे सवाल जो आपके बन गए, कितने, 1 2 3 4, इसके अलावा 5 6 7 8 9 10 11 सवाल जो आपके अगर गाइड बुक से आप याद कर रहे हो तो बन गए। और इसी तरह अगर आप किसी और नोट से जो है वो तैयारी कर रहे हो तो उन नोट्स के अंदर भी इसी तरह से आपने देखना है कि मैच करो कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो अगर मौजूद हैं आपके पास नोट्स के अंदर, अगर सवाल बना के दिए हुए हैं तो आप उन्हें याद करो, और अगर उसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है वो इंक्लूडेड जो है वो सिर्फ वो याद करो, जो एक्सक्लूडेड हैं जो इंक्लूडेड उसके रिड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं उन्हें छोड़ दो। वैसे होता क्या है कि हमने जितना पढ़ा है, जैसे आज ये वाला टॉपिक पढ़ा है ना कैपेसिटर का, तो ये आपको इस तरह से याद रखना पड़ता है
कि जिस तरह से भी वो सवाल करें आपको खुद से सवाल जवाब जो उसका बनाना है, जवाब खुद से बनाना है। मतलब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिया, अब जो है वो मैं इसमें से कुछ भी सवाल बना सकता हूँ कि बताओ भाई वर्किंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर वर्किंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपने किस तरह से लिखना है। कुछ थोड़े से अपने से अल्फाज भी जो आप लिख सकते हो, और यहाँ से जो वो देख के भी जो है वो आप खुद से बना सकते हो कि वर्किंग किस तरह से होगी। डेफिनेशन बताओ कैपेसिटर की, कहाँ पे यूज़ होता है, या फिर इसका जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, पूछ सकते हैं सारा कुछ। इसका फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ, इसकी यूनिट क्या है। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आपने इस तरह से याद रखनी पड़ती हैं कि आपसे अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप खुद से जो है वो सवाल का जवाब दे सको। लेकिन गाइड वालों ने क्या किया हुआ कि गाइड वालों ने आपको जो है वो हलवा बना के दिया हुआ है। मतलब उन्होंने ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर जितने सवाल बन सकते हैं उन्होंने जो बना के वहाँ पे उनके जवाब भी लिख के आपको दे दिए हैं। तो इसलिए वो आपके पास जो है वो आपको आसानी होगी इसके अंदर से पढ़ने, मतलब हमें आसानी होती है उसमें से पढ़ने, उसमें से सवाल जो है वो याद करने के लिए। और बोर्ड के अंदर भी जो है वो तकरीबन उतने ही सवाल आते हैं जितने गाइड के अंदर मौजूद होते हैं। इससे हट के कुछ नहीं आता। और अगर हट के आ भी जाए तो आप लोगों को जो है वो आना चाहिए, आप लोग जो है वो उसका जवाब आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा हुआ है। इस पूरे टॉपिक से अगर कुछ भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको आना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी बुक पढ़ी हुई है यहाँ पे। और वो जो सवाल हैं अब जब आप लोगों ने पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद जो है वो याद होंगे। तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं इस चैप्टर की वो फिर अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।